हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। माफ कीजिएगा, स्टोरी को लेट से अपलोड करने के लिए। 36 निधि ने मांगी रेवा से माफी। अब तक आपने सुना। कविता को भी अब यह एहसास हो गया था कि रेवा और रुद्राक्ष निधि को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले। निधि को सबके सामने रेवा से माफी मांगनी होगी। इसलिए वह कहती है, निधि तुम लोगों से पब्लिकली माफी मांगने के लिए तैयार है, पर उसके बाद तुम लोग भी अपनी बात से मुकरना मत और यह पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेना। उद्धरण चिन्ह। कविता की बात सुनकर कमिश्नर देशमुख कहते हैं, आप इस बात की चिंता मत कीजिए मिसेज कविता वर्मा, रुद्राक्ष और रेवा अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं। उद्धरण चिन्ह। कमिश्नर देशमुख की बात सुनकर हर कोई उनकी तरफ देखने लगता है और यह सोचता है कि कमिश्नर देशमुख रुद्राक्ष और रेवा को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानते होंगे। अब निधि भी माफी मांगने के लिए हाँ कर देती है। कुछ देर बाद सभी लोग और स्टूडेंट्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में खड़े थे। निधि और प्रिंसिपल सर स्टेज पर खड़े थे, वही रुद्राक्ष, रेवा, रुक्मणी जी, कविता वर्मा और कमिश्नर देशमुख स्टेज के बगल में खड़े थे। वही ऑडिटोरियम कॉलेज के स्टूडेंट से भरा हुआ था। अब आगे प्रिंसिपल सर सभी स्टूडेंट को शांत करवाते हैं। सभी स्टूडेंट शांत होकर प्रिंसिपल सर की बोलने की राह देखने लगे। प्रिंसिपल सर एक आन भरते हुए कहते हैं, स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक जरूरी काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सबने कल कॉलेज फोरम पर फेली न्यूज तो देखी ही होगी, जिसमें मिस्टर अर्थ मल्होत्रा और उसके फ्रेंड्स एक लड़की को रोज गिफ्ट कर रहे थे। उसे तस्वीर में जो लड़की है उनका नाम मिस रेवा रावत है और आप सबको बता दे कि वह मिस्टर लहोत्रा के फैमिली फ्रेंड की बेटी है और वह उन्हें पहले से जानती है। उसे न्यूज को बहुत ही गलत तरीके से दर्शाया गया था। उस न्यूज की वजह से हर कोई मिस रेवा को गलत समझने लगा, इसलिए हम इस न्यूज को क्लियर कर देना चाहते हैं। फिर वह निधि की तरफ मुड़ते हैं और उसे कहते हैं, मिस निधि वर्मा, प्लीज आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर निधि रोते हुए सामने आती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। निधि प्रिंसिपल्स के हाथों से माइक लेकर बोलते हैं, फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपनी की गई गलती की माफी मांगने आई हूँ। दरअसल वह फोटो और न्यूज मैंने ही कॉलेज फोरम पर अपलोड करवाई थी। वह न्यूज बिल्कुल गलत है। मैं अपनी कई गई गलती की वजह से रेवा से माफी मांगना चाहती हूँ। फिर निधि रेवा की तरफ मुड़ती है और अपना सर झुकाकर बोलता है, आई एम सॉरी रेवा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हैं निधि माइक को प्रिंसिपल सर के हाथ में थमाती है और ऑडिटोरियम से रोते हुए भागकर बाहर चली जाती है। उसकी बात सुन और उसे यूं जाता देख ऑडिटोरियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा पसर जाता है। रेवा की वह फोटो कॉलेज का सबसे हॉट टॉपिक था। हर कोई अब तक उसके बारे में ही बात कर रहा था कि वह कितने बुरी लड़की है। निधि का इस तरह से पब्लिकली उससे माफी मांगना सबको आश्चर्य में डाल रहा था, क्योंकि निधि को कॉलेज में हर कोई जानते थे। वह कॉलेज की ब्यूटी क्वीन रूपाली की बेस्ट फ्रेंड थी और निधि की इमेज कॉलेज में दिल की बहुत ही साफ और भोली लड़की की थी। निधि के जाने के बाद प्रिंसिपल सर बोलते हैं, स्टूडेंट, अब आप सब लोग अपने अपने क्लासेस में जा सकते हैं। इतना कहकर प्रिंसिपल सर भी वहां से निकल जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स बातें करते हुए ऑडिटोरियम से बाहर जा रहे थे। निधि जैसे ही ऑडिटोरियम से निकलती है, कविता वर्मा भी उसके पीछे चली जाती है। रूपाली भी उन्हीं के पीछे बाहर चली जाती है। प्रिंसिपल सर स्टेज के साइड में जहां दूसरे स्टूडेंट की नजर न पहुंचे, वहां रुद्राक्ष, रेवा, रुक्मणी जी और कमिश्नर देशमुख खड़े थे, वहां आकर खड़े हो जाते हैं। फिर वह रुद्राक्ष की तरफ देखने लगते हैं पर कुछ कहते नहीं। तभी रुक्मणी जी रेवा और रुद्राक्ष की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखकर कहती है, अब उसने सबके सामने तुमसे माफी मांग ली है तो अब तुम लोग वह पुलिस कंप्लेंट जल्दी से वापस ले लो। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष शांत आवाज में कमिश्नर देशमुख की तरफ देखकर कहते हैं, कमिश्नर अंकल, हम अपनी वह कंप्लेंट वापस लेते हैं। आपको अब कोई भी लीगल एक्शन लेने की जरूरत नहीं और आपको इतना परेशान किया उसके लिए आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। कमिश्नर देशमुख, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है रुद्राक्ष, यह तो मेरा कर्तव्य है और अगर फ्यूचर में मेरे लायक अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर करना। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष हमें अपने सर हिला देता है। कमिश्नर देशमुख अपनी टीम के साथ वहां से चले जाते हैं। रुक्मणी जी को भी वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था तो वह भी वहां से चली जाती है। निधि रोते हुए कॉलेज के कॉरिडोर के साइड आ गई थी जहां कोई भी स्टूडेंट नहीं था। कविता भी उसके पास आकर उसे शांत करवाती है और रूपाली भी वहीं पर आ जाती है। रूपाली निधि और कविता के सामने नहीं आती, वह बस वहां से थोड़ी दूर एक कोने में छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। इस वक्त निधि रो रही थी पर वह बहुत ही गुस्से में थी। वह गुस्से में अपनी माँ से कहती है,
मॉम, मैं उसे गवार रेवा को छोड़ेगी नहीं, उसकी वजह से मुझे पूरे कॉलेज के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे उससे पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगनी पड़ी, अपने कॉलेज में कभी अपना सर उठाकर नहीं चल पाऊंगी, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन कविता वर्मा को भी गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी बच्ची, बस सही वक्त का इंतजार करना, देखना हम उसे गवार रेवा को बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर वह अपनी आंखों में नफरत लिए कहते हैं, वह तुमसे माफी मंगवाने में सिर्फ इसलिए कामयाब हुई क्योंकि वह प्रताप रावत की बेटी है। अगर उसे वक्त वह कुसुम बीच में नहीं आई होती तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा होता और तुम उनकी बेटी होती, ना कि वह गवार जंगली लड़की। मुझसे 2 बार प्रताप रावत को छीना गया है। पहले जब मेरी उससे शादी होने वाली थी तब उसे रुद्राक्ष और रेवा की मां महिमा बीच में आ गई, और जब वह मर गई तब भी मेरी उनसे शादी होने ही वाली थी कि पता नहीं प्रताप को क्या सूझा कि उसने उस अनाथ कुसुम से शादी कर उसे अपने घर ले आया। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कविता वर्मा की आंखों में बेहद नफरत झलक रही थी। निधि जब छोटी थी तभी उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब निधि के पिता की मौत हुई है तो कविता वापस अपने परिवार में आ गई, क्योंकि उसका ससुराल इतना ज्यादा अमीर नहीं था और उसने अपना सरनेम भी फिर से वर्मा ही कर लिया और निधि को भी उसके पिता का सरनेम नहीं दिया। तब तक महिमा की मौत हो चुकी थी। उसे यही लगता था कि अब उसकी और प्रताप की शादी हो जाएगी, इसलिए उसने अपना ससुराल छोड़ दिया और वापस अपने मायके आ गई। कविता वर्मा की बात सुनो निधि बोलती है, हाँ माँ, जब से उस गवार लड़की को पता चला है कि वह रावत परिवार की बेटी है उसे कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। अब बस देखते जाइए, जिस दिन उन दोनों को दुनिया के सामने रावत परिवार की बेटी के तौर पर मिलवाने वाले हैं, उसी दिन मैंने उन दोनों को रावत परिवार से बाहर ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी निधि वर्मा नहीं। उद्धरण चिन्ह। रूपाली उन लोगों की बात वहां पीछे खड़े होकर सुन रहे थी। उनकी बात सुन रूपाली के चेहरे पर एक डेविड स्माइल आ जाती है और वह कहती है, बस देखते जाओ रेवा और रुद्राक्ष, बहुत जल्द तुम दोनों इस परिवार से बेदखल कर दिए जाओगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह पीछे मुड़ती है और वहां से वापस अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। देखते ही देखते हैं सभी लेक्चरर्स खत्म हो जाते हैं और सब स्टूडेंट कॉलेज से चले जाते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद रुद्राक्ष और रेवा कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें अर्थ, चिराग, मोहित और वैभव भी कैंटीन में ही मिलते हैं। वह उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। 37 चैप्टर 37। कैंटीन में अर्थ और उसके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद रुद्राक्ष और रेवा घर वापस आ जाते हैं। रात के वक्त रावत मैंशन। इस वक्त घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। कुसुम जी सबको डिनर सर्व कर रही थी। सबको डिनर सर्व करने के बाद आखिर में वह भी प्रताप जी के बगल में जाकर बैठ जाती है। सब शांति से खाना खा रहे थे। इस वक्त रुक्मणी जी काफी नाराज नजर आ रही थी। वह बार बार रुद्राक्ष और रेवा की तरफ तिरस्कार और गुस्से से देख रही थी। अपनी माँ की नजरों को पहचानते हुए प्रताप उनसे पूछता है, माँ क्या बात है, आज आपका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या खाना अच्छा नहीं बना? उद्धरण चिन्ह। प्रताप की बात सुन रुक्मणी जी तंज करते हुए कहती है, कैसे अच्छा होगा मेरा मूड जब घर के छोटे अपने बड़ों की एक बात नहीं मानते हो और उन्हें सबके सामने अपमानित करते हो। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी, आपके कहने का क्या मतलब है? माँ, साफ साफ कहिए। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी की बात सुनकर रुक्मणी जी गुस्से से रुद्राक्ष और सेवा की तरफ देखकर कहती हैं, साफ शब्दों में कहूं तो आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे शर्मिंदा किया है। उन्होंने आज कॉलेज के प्रिंसिपल और शहर के पुलिस कमिश्नर के सामने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी एक नज़र रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखते हैं, फिर रुक्मणी जी की तरफ देखकर बोलते हैं, पर माँ आप कॉलेज गई क्यों थी? उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी के इस तरह सवाल करने से रुक्मणी जी और चिढ़ जाती है और कहती है, पूछो ना अपने लाडले बच्चों से उनके कारनामे क्या किया है उन्होंने आज। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी रुद्राक्ष की तरफ देखकर अपनी नजरों से ही उसे सवाल पूछते हैं, जैसे कह रहे हो आखिर मामला क्या है। रुद्राक्ष भी उनके नजरों में सवाल को पढ़ लेता है और कहता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है पापा, हमने तो बस। इससे पहले कि रुद्राक्ष कुछ का कह पाता रुक्मणी जी गुस्से में कहती है, इन लोगों ने निधि के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी और जब मैं उन्हें कंप्लेन वापस लेने के लिए कहा तब उन्होंने कहा कि वह कंप्लेन तभी वापस लेंगे जब निधि पूरे कॉलेज के सामने रेवा से माफी मांगेंगी, और अगर वह रेवा से माफी नहीं मांगती तो इन दोनों ने उसे जेल भेजने की धमकी भी दी थी। उद्धरण चिन्ह। तभी रूपाली आग में घी डालते हुए कहती है, हाँ चाचा जी, और फिर मजबूरन निधि को पूरी कॉलेज के सामने रेवा से माफी मांगनी पड़ी। आपको नहीं पता वह कितना रो रही थी।
वह खुद को इतना ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि वह सीधा घर चली गई थी। उसमें एक भी लेक्चर अटेंड करने की हिम्मत नहीं बची थी। उद्धरण चिन्ह। वैशाली भी रूपाली की बात में हामी भरते हुए कहती है, क्या आज कॉलेज में ये सब हो गया? फिर वह रेवा और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, रेवा रुद्राक्ष, तुम दोनों को उसके साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आखिर वह एक बीन बाप की बच्ची है। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी प्रताप जी की तरफ देखकर कहती है, प्रताप, तुम्हें अपने बच्चों को समझना होगा कि वह इतना कठोर ना बर्ताव करे। उसने आज निधि जैसी मासूम बच्ची को कितना परेशान किया। तुम्हें निधि के लिए न्याय करना होगा और इन दोनों को अपने इस व्यवहार के लिए सजा देनी होगी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी और रूपाली की बात सुन प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। वह सारी हकीकत जानते थे कि वह निधि ही थी जिसने रेवा के साथ गलत किया था। फिर भी उसकी मां अपनी पोती का साथ न देकर बहरी लड़की का साथ दे रही थी। उसे उस लड़की के लिए न्याय करने के लिए ऐसे कह रही थी जैसे कि उसे उसकी खुद की गलती के लिए माफी मांगने के लिए कहने पर बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। तभी रेवा अपनी सख्त आवाज में कहती है, करेक्शन दादी माँ, हमने निधि के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। हमने तो बस कॉलेज में हुए इंसिडेंट के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। अब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अज निधि का नाम सामने आया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी हमने उसे कोई धमकी नहीं दी मुझसे माफी मांगने के लिए, बल्कि हमने तो उसे आपके कहने पर तरस खाकर बस माफी मंगवा के छोड़ दिया है। वरना अगर कोई और होता तो अब तक वह जेल की सलाखों के पीछे होता। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन रुक्मणी जी को और भी गुस्सा आने लगता है। तभी रूपाली आग में थोड़ा और घी डालते हुए कहती है, रेवा तुम चुप हो जाओ, जब घर के बड़े बात कर रहे होते हैं तब घर की लड़कियों को बीच में बोलने की इजाजत नहीं होती। क्या तुम्हें ये बात किसी ने सिखाई नहीं? उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुन रेवा उसकी तरफ स्माइल से देखकर कहती है, नहीं, मुझे ये बात किसी ने नहीं सिखाई, क्योंकि मैं जहां बड़ी हुई हूं वहां लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। रेवा की बात सुन रूपाली अपना सर नीचे झुका लेती है, जैसे उसे रेवा की बात का बहुत बुरा लगा हो। रूपाली को यूं नीचे देखता देखा रुक्मणी जी रेवा को डांटने ही वाली थी कि तभी राजेंद्र जी उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं रुक्मणी जी, सच आपको भी पता है कि वही निधि ही थी जिसे रेवा के साथ गलत किया था। निधि ने उससे माफी मांगी थी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने अपनी गलती की माफी मांगी थी, किसी और की गलती की नहीं। और वैसे भी यह बात पुलिस ने कंफर्म की है कि वह निधि ही थी जिसे उन तस्वीरों को कॉलेज के फोरम पर अपलोड किया था। तो आप ये तो नहीं कह सकती कि निधि के साथ अन्याय हुआ है। आज अगर वह रेवा से माफी नहीं मांगती तो अन्याय रेवा के साथ होता। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी, माँ पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहा है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने घर के बच्चों को छोड़ दूसरों की बेटियों का साथ क्यों दे रही है। उद्धरण चिन्ह। प्रताप की बात सुन रुक्मणी जी थोड़ा अचंभित हो जाती है। तभी वैशाली जी बोलती हैं, ये तुम कैसी बात कर रहे हो प्रताप, निधि कोई गैर थोड़ी है, वह भी तो इस परिवार की ही बच्ची है ना माँ। आखिरी के शब्द उसने रुक्मणी जी की तरफ ऐसे देखकर बोलती है जैसे वह उनसे हमें भरवाना चाहती हो। रुक्मणी जी भी उसकी बात समझते हुए कुसुम की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहती हैं, सही कहा तुमने वैशाली, चाहे कोई माने या ना माने पर कविता और निधि भी इस परिवार का ही हिस्सा है। अगर कोई बीच में नहीं आया होता तो आज वह दोनों भी वर्मा ना होकर रावत होती, और आज हमारा परिवार आज सुकून से दिन कर रहा होता, ना कि झगड़ते हुए। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी साफ साफ नहीं कह रही थी, पर उनका कहने का यही मतलब था कि कुसुम जी की वजह से कविता और प्रताप की शादी नहीं हो पाए, और उनके परिवार में आज अशांति की वजह भी कुसुम जी ही है। रुक्मणी जी की नजरों और बातों का मतलब समझकर कुसुम जी को बहुत ही दुख महसूस हुआ। वही प्रताप और रुद्राक्ष के हाथों के मुठिया गुस्से से काश गई। रेवा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। 38 रेवा का मोहित और वैभव से हेल्प मांगना। आगे वही डाइनिंग हॉल का माहौल देखा। राजेंद्र जी सबको चुप करवाते हुए कहते हैं, सब लोग चुप हो जाओ और शांति से खाना खाओ। अब कोई इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। राजेंद्र जी की बात घर में कोई नहीं टाल सकता था, इसलिए हर कोई बस अपना नीचे झुकाए शांति से खाना खाने लगते हैं। फिर भी डाइनिंग टेबल का माहौल बहुत ही गंभीर लग रहा था। तभी मही, जो कब से बस बड़ों की बातें सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, पर उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जब घर के सब बड़े शांत हो गए तब उसने रेवा और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, परी भाई, आपको पता है मैंने अपने सभी फ्रेंड को आपकी वेलकम पार्टी में इनवाइट किया है। उद्धरण चिन्ह। माही की बात सुन रुद्राक्ष कहता है, ओके प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह।
तभी कुसुम जी कहती है, रीवा रुद्राक्ष क्या मैं तुम दोनों के आउटफिट खुद सेलेक्ट करूं यार तुम लोग सेलेक्ट करने वाले हो। उद्धरण चिन्ह। रेवा माँ हम कल कॉलेज के बाद दोपहर को शॉपिंग के लिए चले जाएंगे और अपने लिए आउटफिट खुद ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और हम मही को भी उसके स्कूल से ले लेंगे। हम उसे भी अपने साथ ही ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर कुसुम जी की चेहरे पर जो पहले उदासी थी वह चली जाती है और वह स्माइल के साथ कहती है, ठीक है तुम लोग ऐसा ही करना, मैं कल सुबह तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगी जिसे तुम जितनी चाहे शॉपिंग कर सकते हो। और मैं मही के स्कूल में भी उसकी टीचर से बात कर दूंगी कि तुम उसे दोपहर के बाद ले जाने के लिए आने वाले हो ताकि तुम्हें उसे ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उद्धरण चिन्ह। रेवा आपको कार्ड देने की कोई जरूरत नहीं है माँ, आप शायद भूल गई है पापा ने पहले ही हमें अपने खर्चों के लिए एक कार्ड दे दिया है जिसे हमने अब तक यूज नहीं किया है, वह अभी भी मेरे पास ही है, हम कल उसका यूज कर लेंगे। कुसुम जी ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों की बात सुन रूपाली बीच में कहती है, रेवा क्या मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए आ सकती हूँ? वैसे भी तुमने कभी ऐसी कोई पार्टी अटेंड नहीं की होगी तो तुम्हें नहीं पता कि ऐसी पार्टियों में क्या पहना जाता है, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम्हें कपड़े सेलेक्ट करने में मदद मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की चापलूसी भरी बात सुन रेवा अपनी नजर उठाकर उसकी ओर देखती है, फिर अपने रूखे स्वर में रहती है, उसकी जरूरत नहीं है रूपाली, मैं खुद अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेवा के रूखे जवाब को देख वैशाली जी बोलती है, रेवा रूपाली बस तुम्हारी मदद करना चाहती है, तुम्हें आज के जमाने के फैशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तुम रावत परिवार की बेटी हो तो तुम्हें ढंग से तैयार होना होगा ताकि लोगों पर तुम्हारा अच्छा प्रभाव पड़े। अगर तुम कोई बेकार सी ड्रेस पहनकर पार्टी में आ जाओगी तो सब तुम पर हंसेंगे और तुम्हें नीचे दृष्टि से देखेंगे। वैशाली की बात सुनकर कुसुम जी कहता है, दीदी आपको रेवा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे जो ड्रेस पसंद है उसे वह पहनकर पार्टी में आ सकती है। मेरी बेटी को दूसरों के हिसाब से तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह शायद पहली बार था जब कुसुम जी ने वैशाली को मुंह पर जवाब दिया था। कुसुम जी की बात से वैशाली को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी रुद्राक्ष और रेवा अपना खाना खत्म कर वहां से चले जाते हैं। फिर उनके पीछे मही, प्रताप जी और कुसुम जी भी एक एक कर सभी निकल जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में आज रेवा और रुद्राक्ष जैसे ही कॉलेज आए थे हर कोई उन्हीं की तरफ देख रहा था, पर इस बार सबकी नजरें में भावनाएं कुछ अलग थी। जब पिछली बार सबने रेवा की तरफ देखा था तो उनकी नजरों में एक घृणा की भावना थी, पर आज उन सब की नजरों में गिल्ट की भावना नजर आ रही थी। सबको नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्ष और रेवा अपनी क्लास में जाकर अपना लेक्चर अटेंड करते हैं। आज दोपहर के बाद उनका वैसे भी कोई लेक्चर नहीं तो वह पहले कैंटीन जाने का फैसला करते हैं और फिर वहीं से शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे। वह कैंटीन पहुंचते ही एक खाली टेबल देखकर वहां बैठ जाते हैं और अपना ऑर्डर दे देते हैं। रुद्राक्ष ने एक चाय और सैंडविच ऑर्डर किया था, वहीं रेवा ने एक मिल्क शेक ऑर्डर किया था। वो दोनों वहां बैठे ही थे कि तभी वहां पर अर्थ, चिराग, मोहित और वैभव आ जाते हैं। वह लोग भी रुद्राक्ष और रेवा को देख उन्हीं के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और वह भी अपना खाने का ऑर्डर दे देते हैं। इस वक्त रुद्राक्ष अपने फोन में गेम खेल रहा था, वही रीवा अपने फोन में कुछ ईमेल चेक कर रही थी। वह चारों के वहां बैठते ही रुद्राक्ष अपना फोन साइड पर रखकर उन सब से बातें करने लगता है। इतने में उनका ऑर्डर भी आ जाता है। पांचों लड़के आपस में बस यहाँ वहां की बातें कर रहे थे, तभी रेवा अपना मिल्क पीते हुए अपने फोन में ध्यान से सभी ईमेल पढ़ रही थी। तभी रेवा को एक मैसेज आता है और उसे पढ़कर रीवा की भौहें सिकुड़ जाती है। वह अपने मुठिया कस लेती है और आंखें बंद कर लेती है। वह इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और थोड़ी ही देर में वह अपने गुस्से पर काबू भी पा लेती है। उसे ऐसा करता देख चिराग उससे पूछता है, क्या हुआ रेवा, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें बताओ, हम तुरंत उसका समाधान कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रेवा कहती है, नहीं भाई ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, मैं उसे खुद ही सॉल्व कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह अपना मिल्क शेक पीने लगते हैं और अनायास ही उसकी नज़र मोहित और वैभव पर चली जाती है। वह उन दोनों को गौर से देखती है, फिर उसकी काली गहरी आंखों में एक चमक आ जाती है। उसकी आंखों में आई चमक को वह सब भी नोटिस कर लेते हैं। तभी रेवा अपने चेहरे को मासूम सा बनाकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ वैभव और मोहित की तरफ देखकर कहती है, वैभव भाई, मोहित भाई, क्या आप दोनों मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे प्लीज? उद्धरण चिन्ह।
39 रीवा का मोहित और वैभव को मॉडलिंग के लिए कहना। आगे रीवा की बात सुन वहां बैठे सभी लोग कंफ्यूज नजर आ रहे थे। तभी वैभव कहता है, आप तो बस हुक्म करिए हमारी प्यारी बहना, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। उद्धरण चिन्ह। वैभव की बात सुन रीवा झट से कहती है, अरे नहीं नहीं भाई, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप दोनों के इस सुंदर से चेहरे का थोड़ा सा फायदा उठाना है। आपको बस मेरे लिए कुछ तस्वीरें खींचवानी है, क्या आप वह करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मोहित कंफ्यूजन के साथ कहता है, कैसी तस्वीरें रेवा? अब प्लीज यह मत कहना कि तुम हमसे मॉडलिंग करवाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। रेवा अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए कहती है, वैसे कहना तो वही चाहती हूँ, पर अगर आप मना करते हैं तो नहीं कहती। उसकी बात सुन सभी उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। तभी अर्थ सबसे पहले होश में आकर कहता है, मॉडलिंग से तुम्हारा क्या मतलब है रेवा? उद्धरण चिन्ह। रेवा, वह क्या है ना भाई, आज हमारी न्यू डिजाइनर आउटफिट्स का फोटोशूट होने वाला था, बट उसके लिए जो मेल मॉडल आने वाले थे उन्होंने एन टाइम पर आने से इनकार कर दिया। आज का फोटोशूट बहुत जरूरी है क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ होने वाले इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन द ग्लैमर में पार्ट लेना है। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें अपनी कुछ डिजाइन्स, ड्राफ्ट और आउटफिट के फोटोज उन्हें भेजने होंगे, इसके लिए आज फोटोशूट करवाना था। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट सिर्फ कल तक की ही है, इसलिए हमें आज कैसे भी करके ये फोटोशूट कंप्लीट करना है। उद्धरण चिन्ह। चिराग, डिजाइन कलेक्शन इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन। 1 मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम नेक्स्ट मंथ होने वाले इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन द ग्लैमर में पार्ट लेने वाली हो? इसका मतलब तुम फैशन डिजाइनर हो? उद्धरण चिन्ह। चिराग की बात सुन आसपास के लोग भी उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर किसी को ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया था। वह ये सुन पाए थे कि रेवा इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन में पार्ट लेने वाली है। उन पर सबकी नजरें देख रेवा कहती है, भाई हम लोग पहले यहां से निकलते हैं, बाद में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। पर फिर रेवा बहुत ही रिक्वेस्ट करने के अंदाज में वैभव और मोहित की तरफ देखते कहती है, आप दोनों मेरी हेल्प करेंगे ना भाई, प्लीज बताइए ना। रीवा के यू मासूम एक्सप्रेशन देख वैभव और मोहित एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर दोनों एक साथ कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बात सुनकर रेवा खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर जल्दी चलिए, हमें देर हो रही है और मैं आप लोगों को रास्ते में बाकी की सारी बातें बताऊंगी। इतना का वह अपनी जगह से खड़ी होती है और बाहर की ओर जाने लगती है। उसके साथ बाकी सब भी कैंटीन से बाहर जाने लगते हैं। वह लोग जैसे ही पार्किंग में पहुंचते हैं तभी अर्थ कहता है, जरा रुको रेवा, पहले ये तो बता दो कि जाना कहाँ है। और अभी रुद्र ने तो कहा था कि आज तुम दोनों मही के साथ तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाने वाले हो। क्या तुम्हें वहां नहीं जाना? मैंने तो सोचा रहा था कि आज हमारा भी दोपहर के बाद कोई लेक्चर नहीं, तो हम भी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चलते हैं, सब साथ में शॉपिंग कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुन रीवा रुक जाती है और कहती है, अरे हाँ, अभी मुझे याद आया कि आज तो हमें शॉपिंग के लिए जाना है और उससे पहले मही को भी स्कूल से लेने जाना है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रुद्राक्ष कहता है, एक काम करते हैं रीवा, तुम सबके साथ अपने स्टूडियो चली जाओ और मैं माही को लेकर वहीं पहुंचता हूं और हम शॉपिंग भी वहीं से कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन सब हामी भरते हैं। फिर रेवा अर्थ की कर में अर्थ, चिराग, मोहित और वैभव के साथ निकल जाती है। रावत फैमिली का ड्राइवर भी कार लेकर कॉलेज के पास पहुंच जाता है। रुद्राक्ष उसमें बैठकर मही के स्कूल की तरफ जाने लगता है। मही के स्कूल में रावत फैमिली का ड्राइवर मही के स्कूल के गेट के बाहर कार खड़ी करता है। रुद्राक्ष गाड़ी से उतरकर सीधा स्कूल के अंदर चला जाता है। फिर वह किसी से स्टाफ रूम की तरफ जाने का रास्ता पूछता है। व्हाट्सएप उसे स्टाफ रूम का रास्ता बता देता है, तो रुद्राक्ष के बिना देर किए तेज कदमों से स्टाफ रूम की तरफ जाने लगता है। 40 रुद्राक्ष का मही को स्कूल लेने जाना। रुद्राक्ष बिना दरवाजे पर नॉक किए और बिना किसी की परमिशन दिए सीधा स्टाफ रूम में इंटर हो जाता है। वह जैसे ही स्टाफ रूम में इंटर होता है, सभी टीचर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त रुद्राक्ष ने ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। उसके शर्ट की बाजू में कहानी तक मोड़ी हुई थी। वह इस वक्त बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके अंदर आते ही सब मंत्रमुग्ध होकर उसे ही देखने लगते हैं। तभी रुद्राक्ष अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर कहता है, मुझे मिस लिली से मिलना है, क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकते हैं कि मिस लिली कहाँ मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की आवाज सुन सब होश में आते हैं। रुद्राक्ष की बात सुन एक 40 से 50 साल की टीचर उसके सामने आकर कहती है, बेटा मिस लिली इस वक्त स्कूल के प्लेग्राउंड में होगी,
इस वक्त उनके क्लास के बच्चों का स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा है, इसलिए वह उनके साथ ही होगी। उन टीचर की बात सुन रुद्राक्ष उन्हें थैंक यू कहकर वहां से मुड़कर प्लेग्राउंड की तरफ चला जाता है। प्लेग्राउंड में पहुंचते ही रुद्राक्ष की नज़र वहां खेल रहे हैं बच्चों पर पड़ती है। रुद्राक्ष उन सभी बच्चों में मही को ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे मही नजर आती है वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त मही अपनी सभी फ्रेंड के साथ एक बॉल लेकर खेल रही होती है। तभी रुद्राक्ष को अपने स्टूडेंट की तरफ जाता देख वहां खड़ी एक टीचर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछता है, कौन है आप और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बिना हमारी परमिशन के हमारे स्टूडेंट के साथ बात नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। उसे टीचर को देख रुद्राक्ष अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाकर कहता है, क्या आप मिस लिली है? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष का सवाल सुन टीचर हाँ में अपना सर हिला देती है। कहती है, जी हाँ मैं ही मिस लिली हूँ, बताइए क्या काम था आपको? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, नमस्ते मिस लिली, मेरा नाम रुद्राक्ष रावत है। मैं मही रावत का बड़ा भाई हूँ। मैं मही को आज स्कूल से जल्दी ले जाने आया हूँ। शायद हमारी माँ ने आपको कॉल करके यह बात बता दी होगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन मिस लिली को याद आता है कि उन्हें सुबह मिसेज रावत का कॉल आया था और उन्होंने उसे कहा था कि आज दोपहर में मही को उसका भाई लेने के लिए आने वाला है। मिस लिली, हाँ मुझे याद आया, आज सुबह ही मिसेज रावत का कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि तुम अपनी बहन को ले जाने के लिए आने वाले हो। तुम उसे ले जा सकते हो, वह वहां अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह वहां से चली जाती है और रुद्राक्ष मही की तरफ बढ़ जाता है। रुद्राक्ष जैसे ही मही के पास पहुंचता है, मही उसे देख अपना खेलना छोड़ दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ दौड़ने लगती है। ये देख रुद्राक्ष भी उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर गोल चक्कर लगाता है। एक दो चक्कर के बाद वह रुक जाता है और मही को संभाल के नीचे उतार देता है। रुद्राक्ष और मही को साथ देख मही की सभी फ्रेंड्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाती है। मही की एक फ्रेंड रुद्राक्ष को देखते हुए मही से कहती है, मही क्या यही वह तुम्हारे बड़े भाई है जिसके बारे में तुम बोल रही थी? उसकी बात सुन मही कहती है, यही मेरे रुद्राक्ष भाई है। फिर वह रुद्राक्ष की तरफ नजर कर कहती है, रुद्राक्ष भाई ये सभी मेरी फ्रेंड्स है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उन सभी लड़कियों को एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, हाय बाबी डॉल्स, मेरा नाम रुद्राक्ष है। मही की सभी फ्रेंड्स उसी के उम्र के 5 से 6 साल की लड़कियां थी। रेसिपी बहुत ही क्यूट थी, इसलिए रुद्राक्ष उन सबको बाबी डॉल्स का कर बुलाता है। तभी मही की एक फ्रेंड मही के कान के पास आकर कहती है, यार मही तुम्हारा भाई तो बहुत ही हैंडसम है, जितना तुमने कहा था उससे भी ज्यादा वाला हैंडसम है। इनके आगे तो टाइगर श्रॉफ भी फेल नजर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन मही कहती है, मैंने तो कहा था ना मेरे भाई किसी हीरो से काम नहीं दिखते, पर तुम ही लोगों ने मानने से मना कर दिया था, अब तो मानते हो ना मेरी बात? उद्धरण चिन्ह। मही की बात सुन उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है, हाँ बाबा हम तुम्हारी बात मानते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत हैंडसम है। उद्धरण चिन्ह। एक लड़की कहती है, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह। रुद्राक्ष उन सब की बातें सुन मुस्कुरा देता है। फिर वह मही के फ्रेंड के साथ थोड़ी सी बातचीत कर माही को स्कूल से लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े मॉल में इस वक्त रेवा अर्थ, चिराग, मोहित और वैभव के साथ मुंबई के सबसे बड़े मॉल के बाहर खड़ी थी। तभी अर्थ कहता है, रेवा क्या यहीं पर तुम्हारा डिजाइनिंग स्टूडियो है? अर्थ की बात सुन रेवा हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, मेरा डिजाइनिंग स्टूडियो यहीं पर है। इतना ही नहीं, मेरे डिजाइन्स का शोरूम भी यहीं पर है। उद्धरण चिन्ह। वह चारों अपना मुंह खोल उसे देख रहे थे। तभी रेवा की आवाज सुनाई देती है, चलो ना अंदर चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है, पता नहीं वहां क्या हाल हो रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन वह चारों अंदर जाने लगते हैं। रेवा ने रास्ते में उन सबको बताया था कि वह एक फैशन डिजाइनर है और उसने अपना एक फैशन ब्रांड भी शुरू किया है। उन्हें इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी, पर उन्हें हैरानी इस बात से हुई थी कि उसके फैशन ब्रांड का स्टूडियो शहर के सबसे बड़े मॉल में है। अर्थ इस मॉल को अच्छे से जानता था। यह मॉल रावत फैमिली का ही था। रेवा का स्टूडियो मॉल के 5th फ्लोर पर था। रेवा सबसे आगे चल रही होती है और बाकी के चारों लड़के रेवा के पीछे ऐसे चल रहे थे कि देखने वाले को ये लगे कि रेवा कोई राजकुमारी हो और वह सब उसके बॉडीगार्ड हो। वह जब जा रहे होते हैं तभी रेवा रास्ते में किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से सामने वाले के हाथों से कुछ बैग जमीन पर गिर जाते हैं। वह इंसान गुस्से में रेवा की तरफ देखने लगता है। रेवा भी उसे सॉरी कहने वाली होती है कि उसका चेहरा देख चुप हो जाती है और कुछ नहीं रहती। 41 ऋत्वी और रीवा की टक्कर। आगे
रेवा जिससे टकराई थी वह कोई और नहीं बल्कि ऋत्वी थी। ऋत्वी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आज इस मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। रेवा और ऋत्वी के टकराते ही ऋत्वी के हाथ से उसके बैग नीचे गिर गए थे। ऋत्वी रेवा को गुस्से में देख रही थी। तभी अर्थ, चिराग, वैभव और मोहित रेवा के पास आ जाता है। चिराग रेवा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए चिंता भरी आवाज में पूछता है, रेवा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? तुम ठीक तो हो ना? रेवा उनकी तरफ मुस्कान से देखते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चिराग भाई, आप चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह आगे की तरफ घूमकर ऋत्वी का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखती है और बेमन से ही उसे कहते हैं, सॉरी दीदी आपसे टकराने के लिए। मैं जरा अपने फोन में बिजी थी, इसलिए आपको सामने से आता हुआ नहीं देख पाए। इतना कहकर रेवा उसकी साइड से जाने वाली थी क्योंकि वह इस वक्त ऋत्वी से कोई भी बात करने के मूड में नहीं थी। तभी ऋत्वी की एक दोस्त रेवा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋत्वी को धक्का देने की, और तुमने उसका सामान भी नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, उसे उठाने के बजाय सिर्फ एक सॉरी कहकर यहां से जा रही हो। तुम्हें पता भी है कि यह है कौन? उद्धरण चिन्ह। रेवा की नजर एक बार अपने हाथ पर जाती है जिसे उस लड़की ने पकड़ रखा था। फिर वह अपनी आंखों में ठंडक लाकर उस लड़की की आंखों में देखकर कहती है, मेरा हाथ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ऋत्वी अपने फ्रेंड को कुछ कहती, उसकी फ्रेंड रेवा से गुस्से में बोलती है, क्या अच्छा नहीं होगा? तुम आखिरकार ही क्या लोगी? चुपचाप वह सारे बैग उठाकर ऋत्वी के हाथ में दो और अपने घुटने टेककर उससे माफी मांगो, तब शायद हमें तुम पर तरस आए और हम तुम्हें यहां से जाने दे। उद्धरण चिन्ह। यह नजारा देख अर्थ और उसके दोस्तों को बहुत तेज गुस्सा आता है। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट करते कि रेवा कुछ ही पलों में अपने हाथ को उसकी पकड़ से छुड़ा लेती है और उसी का हाथ पकड़कर कसकर मरोड़ देती है। रेवा के यूं हाथ मरोड़ने से उस लड़की के मुंह से चीख निकल जाती है। रेवा के यूं हाथ मरोड़ने से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देख अर्थ और उसके दोस्तों के साथ ऋत्वी और उसकी फ्रेंड्स भी दंग रह जाते हैं। फिर रेवा गुस्से में बोलती है, मैं सिर्फ एक बार वार्निंग देती हूँ, दोबारा सिर्फ एक्शन करती हूँ। समझ में आई मेरी बात? मैंने पहले ही कहा था कि मेरा हाथ छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना कह रेवा उसका हाथ एक झटके से छोड़ देती है जिससे वह 2 कदम पीछे हो जाते हैं और डर के मारे रेवा को देखने लगती है। तभी ऋत्वी गुस्से में रेवा की तरफ देखकर कहती है, रेवा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीना का हाथ इस तरह से मरोड़ने की, उससे अभी के अभी माफी मांगो। उद्धरण चिन्ह। ऋत्वी की बात सुनकर उसकी वह दोस्त जिसका नाम रीना था वह ऋत्वी से कहती है, ऋत्वी क्या तुम इस लड़की को जानती हो? रीना की बात सुनकर ऋत्वी कहती है, हाँ वो इसका नाम रेवा है। यह मेरे प्रताप मामा की वह खोई हुई बेटी है जो हाल ही में मिली है। उद्धरण चिन्ह। ऋत्वी की बात सुन उसके पीछे खड़ी एक सहेली आगे आकर कहती है, तो यही है वह लड़की जिसे जंगल से लाया गया है। पर यह यहाँ इस मॉल में क्या कर रही है? इसे पता भी है कि मॉल में किस तरह का बिहेव किया जाता है। वैसे इसकी हरकत देखकर तो लगी रहा है कि इसे कुछ भी आता जाता नहीं होगा। भले ही वह एक अमीर परिवार में आ गई हो पर हरकत इसकी अभी भी जंगली वाली ही है। उद्धरण चिन्ह। रेवा इस वक्त उन लोगों से कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह वहां से जाने लगती है। पर उस लड़की की बात सुन अर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वह उसे कहता है, अपनी जबान संभाल के बात करो, तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। अर्थ को यूं उसे लड़की से बहस करता हुआ देख रेवा उसकी तरफ देखकर कहती है, भाई इन जैसों के मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, हमें और भी जरूरी काम है, सो प्लीज चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्थ उन लड़कियों को सबक सिखाना चाहता था, पर रेवा वहां से जाना चाहती थी, इसलिए वह भी उसके साथ जाने लगता है। कि तभी ऋत्वी की नजर अर्थ और उसके दोस्तों पर पड़ती है तो वह रेवा को रोककर पूछती है, रेवा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह भी इन लड़कों के साथ? तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए, इसके बजाय तुम 4 लड़कों के साथ अकेले यहाँ मॉल में घूम रही हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। ऋत्वी की बात सुन रेवा उससे कहती है, दीदी मॉल में लोग क्या करने आते हैं? शॉपिंग करने ना, तो मैं भी यहाँ पर शॉपिंग करने ही आई हूँ, और वैसे भी मेरा इस वक्त आपसे बहस करने का बिल्कुल भी नहीं है, तो आप प्लीज मेरे रास्ते में ना आए। इतना कि वह वहां से निकल जाती है। उसके पीछे ही अर्थ, चिराग, मोहित और वैभव भी चले जाते हैं। ऋत्वी और उसकी सहेलियां बस उन लोगों को जाता हुआ ही देखती रह जाती है। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, ऋत्वी दीदी आप यहीं पर क्यों खड़ी है, क्या आपने अपनी शॉपिंग खत्म कर ली?
उसे आवाज को सुन बस अब उसे आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां रूपाली निधि अपनी कुछ दूसरी फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई थी। रूपाली को देख ऋत्वी उसके पास जाकर रहती है, रूपाली क्या तुमने रेवा को हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए बुलाया था? ऋत्वी की बात सुन रूपाली अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहते हैं, मैंने रेवा को हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए बुलाया तो था पर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने लिए खुद ही शॉपिंग कर लेगी, तो मैं भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। पर आप ये क्यों पूछ रही है दी, क्या आपने रेवा को यहाँ देखा है? रूपाली की बात सुन ऋत्वी रहती है, हाँ मैंने अभी अभी रेवा को यहाँ देखा, शायद वह भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई है। ऋत्वी की बात सुन रूपाली उदास होते हुए कहती है, ऋत्वी दीदी मुझे उसकी चिंता हो रही है। आप तो जानती हैं ना कि उसे फैशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर उसने कुछ बेकार सा खरीद लिया और पार्टी में उसे पहन कर आ गई तो हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। उद्धरण चिन्ह। दरअसल आज ऋत्वी और रूपाली की शॉपिंग का प्लान रूपाली नहीं बनाया था, क्योंकि उसने कल रेवा से सुन लिया था कि आज रेवा और रुद्राक्ष शॉपिंग करने के लिए आने वाले हैं, और उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि वह इसी मॉल में आएंगे। क्योंकि यह रावत फैमिली का ही मॉल था, तो उसे लगा था कि हो ना हो कुसुम जी रेवा और रुद्राक्ष को इसी मॉल में शॉपिंग के लिए भेजेगी। रूपाली की बात सुन ऋत्वी रहती है, हाँ मैंने अभी अभी रेवा को यहाँ देखा, शायद वह भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई है। ऋत्वी की बात सुन रूपाली उदास होते हुए कहती है, ऋत्वी दीदी मुझे उसकी चिंता हो रही है। आप तो जानती हैं ना कि उसे फैशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर उसने कुछ बेकार सा खरीद लिया और पार्टी में उसे पहन कर आ गई तो हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। उद्धरण चिन्ह। 42 चैप्टर 42। आगे। रूपाली की बात सुन ऋत्वी कहती है, तुम उसकी इतनी चिंता करना छोड़ दो रूपाली, अगर वह बेइज्जती करवाएगी भी तो सिर्फ उसकी ही करवाएगी, हमारे परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। ऋत्वी की बात सुन रूपाली कुछ खाने ही वाली होती है कि तभी रूपाली की ही एक फ्रेंड उससे कहती है, रूपाली तुम अभी भी उसी गवार लड़की की चिंता कर रही हो। तुम्हें पता तो है ना कि उसने निधि के साथ कल कॉलेज में कितना बुरा बर्ताव किया था, और यह जानते हुए भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रूपाली उससे कहती है, ऐसी बात नहीं है पारुल, तुम तो जानती ही हो ना कि वह कुछ ही दिन पहले जंगल के एक आश्रम से यहाँ पर आए हैं। उसे हमारे हाई सोसाइटी के मैनर्स और आज के जमाने के फैशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुन ऋत्वी झुंझलाकर कहती है, छोड़ो रूपाली, अगर उसे हमारी कोई हेल्प नहीं चाहिए तो जाने दो उससे, हम अपनी शॉपिंग तो आराम से कर ही सकते हैं। ऋत्वी के कहने पर रूपाली भी हमें अपना सर हिला देती है और फिर सभी लड़कियां एक साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेवा, अर्थ, मोहित, चिराग और वैभव भी मॉल के 5th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। 5th फ्लोर पर पहुंचते ही वह चारों आंखें फाड़े और मुंह खोले अपने सामने बने हुए उस बड़े से लग्जरी स्टोर को देखने लगते हैं। रेवा ने जब उन्हें बताया था कि उसने अपना एक फैशन ब्रांड शुरू किया है, तो उन्हें लगा कि वह कोई छोटा मोटा ब्रांड होगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वह कृष्ण कला ग्रुप की बात कर रही है। उन चारों को यूस्टो को देखते हुए देख रेवा उन्हें होश में लाती है और कहती है, अब यही खड़े रहने का इरादा है या अंदर भी चलेंगे? रेवा की बात सुन वह चारों होश में आते हैं और अर्थ उसकी तरफ अचंभे से देखते हुए कहता है, रेवा क्या तुम सच में कृष्ण कला ग्रुप की डिजाइनर हो? उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुन और उसकी तरफ सबको आश्चर्य से देखते हुए देखा रेवा उससे कहती है, हाँ भाई मैं कृष्ण कला ग्रुप की डिजाइनर हूँ। इतना ही नहीं मैं इसकी मालकिन भी हूँ। रेवा की बात सुन वह चारों और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह लोग अब स्टोर के अंदर जाने लगते हैं। इस फ्लो पर एक तरफ स्टोर था तो दूसरी तरफ रेवा का डिजाइनिंग स्टूडियो भी था, जहां हर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ कृष्ण कला ग्रुप के में डिजाइनर है उसे तरफ जा सकते थे। वह पांचों जब स्टोर में पहुंचते हैं तब वहां पर कोई भी कस्टमर नहीं था, क्योंकि आज यहां शूटिंग होने वाली थी तो स्टोर को टेम्पररी क्लोज किया हुआ था। स्टोर की एक तरफ कुछ शूटिंग के इक्विपमेंट जैसे कैमरा एंड लाइट रखी हुई थी। वहां पर कुछ लोग टेंशन में बैठे हुए थे। जैसे ही रेवा उन चारों के साथ स्टोर में पहुंचती है उसका और बहुत ही कोल्ड और बसी हो जाता है। तभी एक 26 से 27 साल का लड़का उसके पास पहुंचता है और कहता है, मैडम अब क्या करना है? आज के सूट के लिए जो 2 मेल मॉडल आने वाले थे वह आज नहीं आने वाले, और उनके ना आने से फीमेल मॉडल भी अपना काम छोड़कर चली गई है। उसने जब आपके दिए हुए मॉडल की फोटो देखी तो उसने फ्रेशर्स के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? आप तो जानती ही है ना कि हमें आज कैसे भी करके ये फोटो शूट कंप्लीट करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह।
दरअसल जब रेवा अर्थ के साथ आ रही थी तो रास्ते में ही उसने मोहित और वैभव की कुछ तस्वीरें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने एम्प्लॉइज को भेज दी थी, जिसे देखकर ही फीमेल मॉडल वहां से चली गई थी। उस लड़के की बात सुन रेवा उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ आलोक, मैंने तुम्हारा मेल चेक कर लिया है। तुम फीमेल मॉडल की चिंता मत करो, मैं उसका भी जल्दी इंतजाम कर दूंगी। फिर वह वैभव और मोहित की तरफ इशारा कर कर कहती है, तुम पहले इन दोनों को रेडी करो और इन्हें इनका काम समझा दो, तब तक मैं फीमेल मॉडल को भी लेकर आ जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेवा के अंदर आते ही जो लड़का उसके पास आया था उसका नाम आलोक शर्मा था। आलोक रेवा का पर्सनल असिस्टेंट था, साथ ही वह कृष्ण कला ग्रुप का सीईओ भी था। रेवा के एब्सेंस में सारा कामकाज आलोक ही संभालता था। रेवा की बात सुन वह लड़का आलोक हमें अपना सर हिला देता है, पर फिर चिंता भरी आवाज में कहता है, पर मैडम आप इतनी जल्दी एक परफेक्ट फीमेल मॉडल कहाँ से ढूंढ कर लाएंगी? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आलोक की बात सुन रेवा कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस इस वक्त इतना करो जितना मैंने कहा है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर आलोक आगे कुछ और खाने की हिम्मत नहीं करता है और वैभव और मोहित को अपने साथ आने के लिए कहता है। वैभव और मोहित भी उसके साथ चले जाते हैं। तभी रेवा अर्थ और चिराग से कहती है, भाई आप लोग फ्रीली यहाँ घूम सकते हैं और चाहे तो आप टेस्टिंग एरिया में जाकर रेस्ट भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा काम है तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना का रेवा वहां से निकल जाती है और थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगती है। दरअसल बाहर जब रेवा ऋत्वी से टकराई थी तब वह आलोक का ही मेल चेक कर रही थी, जिसमें उसने बताया था कि फीमेल मॉडल भी अब यहां से जा चुकी है, तो उन्हें न सिर्फ मेल मॉडल बल्कि फीमेल मॉडल को भी ढूंढना होगा। ऋत्वी से थोड़ी सी बहस करने के बाद रेवा जब यही सोच रही थी कि वह इतनी जल्दी किसी परफेक्ट फीमेल मॉडल को कैसे ढूंढेगी, तभी ग्लास की बनी लिफ्ट में से ऊपर आते वक्त उसकी नज़र थर्ड फ्लोर पर एक स्टोर के बाहर चली जाती है, जहां उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देख रीवा के मन में एक ख्याल आता है। पर वह तब कुछ नहीं रहती और अर्थ, चिराग, वैभव और मोहित के साथ अपने स्टूडियो की तरफ चली जाती है। रीवा जल्दी से थर्ड फ्लोर पर पहुंचकर इस स्टोर के पास आ जाती है। वह उसे स्टोर के सामने उसके चेहरे को अभी भी खड़ा पाकर खुश हो जाती है और जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हेलो, तुमने मुझे पहचाना? उद्धरण चिन्ह। रेवा को अचानक यूं अपने सामने देख वह शख्स थोड़ा सा डर जाती है और हकलाते हुए कहती है, हाँ तुम तो रेवा हो ना, जिसने उस दिन बाथरूम में टीना और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। उसकी बात सुन रेवा मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। 43 रेवा और सोनल का आमना सामना। उस शख्स को अपनी तरफ डरे हुए देखता देख रेवा उससे कहती है, वैसे तो तुम्हें मेरा नाम पता ही है रेवा, तुम्हारा नाम क्या है? रेवा की बात सुन वह हकलाते हुए ही कहती है, मेरा नाम अवनी है। जी हाँ। रेवा के सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि उसकी ही क्लासमेट अवनी खड़ी थी। रेवा उसकी बात सुन उसे कहती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हो? रेवा की बात सुन अवनी कहती है, नहीं, दरअसल मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। उद्धरण चिन्ह। अवनी की बात सुन रेवा कहती है, तो क्या तुम्हें जॉब मिल गई? लेकिन अवनी नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं, यहाँ जॉब करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए, पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए मुझे जॉब नहीं मिल पाए। इतना क्या वह अपना चेहरा लटका लेती है। अवनी का लटका हुआ चेहरा देख रेवा को भी अच्छा नहीं लगता। फिर वह उसे थोड़ा ध्यान से देखती है। इस वक्त अवनी ने एक सिंपल सी कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी और अपने गले में दुपट्टा भी डाला हुआ था। उसके कानों में छोटी छोटी झुमकियां थी। उसके कमर तक लंबे बालों की एक चोटी बनी हुई थी, जो एक तरफ से उसके कंधे पर आगे की तरफ लटकी हुई थी, और उसने अपनी आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा रखा था। रेवा उसे गौर से देखने के बाद उसके पास जाकर उसके आंखों पर से वह चश्मा निकाल लेती है। फिर उसका चेहरा ऊपर करके फिर इधर उधर करके देखती है। रेवा को ऐसा करते हुए देखा अवनी उससे कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी रेवा कुछ सोचकर अवनी की चोटी को खोल देती है। उसकी चोटी खोलते ही अवनी के बाल किसी फूलों की बेल की तरह बिखर जाते हैं। इस वक्त अवनी बेहद ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अवनी को इस तरह देखकर रेवा के मुंह से अनायासी निकल जाता है, परफेक्ट। रेवा की मुंह से यह शब्द सुन अवनी फिर से थोड़ी सी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या परफेक्ट है रेवा? उद्धरण चिन्ह। तभी रेवा उससे कहती है, कुछ भी तो नहीं, वैसे मेरे पास एक जॉब है, अगर तुम चाहो तो वह कर सकती हो। उस जॉब को करने के लिए तुम्हें कोई भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी ब्रांड का नाम याद रखने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह।
रेवा की बात सुन अवनी की आंखों में एक चमक आ जाती है और वह रेवा को खुशी से देखने लगती है। पर अगले ही पल उसे थोड़ा सा डर भी लगता है और वह झिझकते हुए कहती है, क्या आप मुझे जॉब दिलवा सकती है? रेवा हाँ में अपना सर हिला देती है और वह कहती है कि अगर तुम्हें वह जॉब करनी है तो तुम मेरे साथ चलो। इतना का रेवा अवनी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी उन दोनों का हाथ कोई बीच में ही पकड़ लेता है। ये देख रेवा पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे सोनल खड़ी थी। दरअसल आज अवनी एक सेल्स गर्ल का इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि उसके घर में पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही थी। पर अवनी को यहाँ इंटरव्यू में फेमस ब्रांड और उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में अवनी को कोई भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि अवनी है मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। पर तभी उसे सोनल, काव्य और मेघा का ख्याल आता है तो वह जल्दी से फोन कर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है। अवनी के पास इस जॉब को पाने का एक और चांस था, इसलिए सोनम, काव्य और मेघा उसे रहती है कि वह मॉल में ही रहे। वह तीनों मॉल में उसके पास आ रहे हैं और फिर वह उसे प्रोडक्ट्स और उसे ब्रांड के बारे में डिटेल बता देंगे, जिससे कि वह अपना इंटरव्यू दे पाए। वैसे तो सोनल, काव्य और मेघा द रिच फैमिली की लड़की थी, पर जब से उन चारों ने रीवा के मामले में डिस्कशन किया था उसके बाद और फिर कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में रेवा ने टीना और उसकी चमचियों को पीटते हुए देखा था, उसके बाद से ही सोनल, काव्य, मेघा और अवनी एक दूसरे से आपस में थोड़ी बहुत बातें करना शुरू करते हैं और इसी बीच उन सब में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसलिए अवनी को जब अपने इंटरव्यू में प्रॉब्लम हुई थी तब उसने उन तीनों से ही राय मांगना सही समझा था, क्योंकि वह तीनों बड़े परिवार से आई थी, इसलिए उन्हें इन सब ब्रांड और चीजों के बारे में जानकारी होती थी और वह तीनों भी अवनी की मदद करने के लिए हाँ कर देते हैं और वहां मॉल में आ जाते हैं। मॉल में आते ही उन्होंने देखा कि रेवा अवनी को अपने साथ कहीं लेकर जा रही है। उन्होंने जब से रेवा को टीना को पीटते हुए देखा था तब से उन्हें रेवा से थोड़ा सा डर लगने लगा था, इसीलिए वह अवनी को उससे बचाना चाहती थी। तो वह बीच में आ जाती है। जब रेवा देखती है कि सोनल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो वह उसे घूरकर देखने लगती है। 44 चैप्टर 44। अब आगे। तभी रेवा कुछ कहे उससे पहले ही सोनल उससे कहती है, मिस रावत, आप अवनी को कहाँ लेकर जा रही हैं? देखिए, वह बहुत ही भोली है। अगर उसने किसी तरह आपको ऑफेंड कर दिया होगा तो प्लीज आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। रेवा उसे सवालिया नजरों से देखती है। तभी सोनल अवनी का हाथ रेवा की पकड़ से छुड़ाकर अवनी को अपने पीछे खड़ा कर लेती है। इस वक्त सोनम खुद भी थोड़ी सी डरी हुई थी, पर वह हिम्मत करके अवनी और रेवा के बीच खड़ी थी। रेवा उसे डरा हुआ देख उससे कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अवनी को परेशान करने वाली हूँ? उसे जॉब की जरूरत थी और मुझे उसके जैसे एक पसंद की जो मेरा काम कर सके, इसलिए मैं इसे अपने यहाँ जॉब के लिए ले जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सोनल रेवा को हैरान नजरों से देखती है। तब तक काव्य और मेघा भी उनके पास आ चुकी होती है और रीवा की बात सुन लो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और अवनी की तरफ देखने लगती है। तभी अवनी भी सोनल के पीछे से अपना सर बाहर निकालकर उनसे कहती है, हाँ सोनल, रेवा ने कहा कि वह मुझे जॉब दिलवाएंगी और वहां मुझे ब्रांड के नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अवनी की बात सुनकर भी सोनल का मन कॉन्विंस नहीं हो रही था, इसीलिए रेवा उन तीनों की तरफ देखकर कहती है, लगता है तुम चारों में काफी अच्छी दोस्ती है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग भी अवनी के साथ आ सकते हो। मैं उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाली, बस मेरा थोड़ी देर के लिए काम है। अगर वह कर लेती है तो उससे भी एक काम मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन काव्य रहती है, सोनल एक बार उसके साथ चलकर पता तो कर लेते हैं। बेवजह उस पर शक नहीं करते। वैसे भी अवनी ने भी तो कहा ना कि मिस रावत उसे काम दिलवाने वाली है, और तुम तो जानती हो कि अवनी को इस वक्त काम की कितनी ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी अब तक में मिस रावत ने कभी किसी ऐसे को परेशान नहीं किया जो बेगुनाह हो। उन्होंने उसी के साथ बदल लिया है जिन्होंने पहले मिस रावत के साथ पंगा लिया हो। उद्धरण चिन्ह। काव्य की बात सुनकर सोनल भी हमें अपना सर हिला देती है। फिर वह चारों रेवा के साथ लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। रीवा उन सबको 5th फ्लोर पर बने अपने स्टोर में ले आती है। जब वो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो अवनी को तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, उसके लिए तो वह बस एक कपड़ों और ज्वेलरी का स्टोर था। पर सोनल, काव्य और मेघा का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वह तो बुद्ध बने बस उस स्टोर पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रही थी, जिस पर लिखा था कृष्ण कला। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रेवा उन्हें यहाँ लेकर आएगी। रेवा उन सबको अपने साथ अंदर आने के लिए कहती है।
अंदर आते ही रेवा अपनी एक फीमेल स्टाफ को अपने पास बुलाती है और अवनी की तरफ इशारा कर कर कहती है, सीमा इसे ले जाकर रेडी कर दो। यही हमारी आज की मॉडल है। उद्धरण चिन्ह। वह लड़की सीमा कृष्णकला की एक मैनेजर थी। वो ऊपर से नीचे तक अवनी को देखती है। इस वक्त अवनी ने फिर से वह चश्मा पहन लिया होता है, पर उसके बाल खुले हुए थे। इस वक्त थोड़ी सी क्यूट लग रही थी और डरी हुई भी। सीमा रेवा के पास आकर कहती है, बॉस आर यू श्योर कि आप हमारी आज की फोटो शूट इससे करवाना चाहती है? दिखने में तो बहुत क्यूट है, बट आपको नहीं लगता ये बहुत छोटी है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रेवा ऑर्डर देते हुए कहती है, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। जितना मैंने कहा है उतना करो। इसे ले जाकर रेडी करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। रेवा की बात सुन सीमा थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि रेवा सिर्फ तब तक क्यूट और चुलबुली थी जब तक कि उसका बॉस मोड ऑन ना हो जाए। वरना एक बार अगर उसका बॉस मोड ऑन हो जाता था तब वह बहुत खतरनाक होती थी और वह एक पल भी नहीं लगाती थी किसी को कम से निकलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। सीमा जल्दी से अवनी को अपने साथ ले जाती है। जब वह उसे ले जा रही थी तो अवनी रेवा की तरफ और सोनल और उसकी फ्रेंड्स की तरफ देखती है। अवनी की आंखों में अकेले जाने का डर साफ दिख रहा था। रेवा उसका डर समझ जाती है और उसे देख रेवा अवनी कहती है, टेंशन मत लो अवनी, ये बस तुम्हें कुछ कपड़े देंगे, वो पहन लेना और ये तुम्हारा हल्का सा मेकअप करेंगे। उसके बाद हमसे तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेंगे। बस इतना ही है। अगर तुम ये कर लोगी तुम्हें अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी और यहाँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये स्टोर और यह डिजाइनिंग स्टूडियो मेरा ही है, तो तुम बेफिक्र रहो। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन अवनी हाँ मैं अपना सर हिलाकर सीमा के साथ चली जाती है। पर रेवा के पीछे खड़ी सोनल, मेघा और काव्य के तो होश ही उड़ गए थे। रेवा उन सब की तरफ पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, क्या तुम लोग यहाँ घूमने चाहोगे या फिर रेस्टिंग एरिया में अवनी का वेट करना चाहोगे? उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन वह तीनों होश में आती है। तभी मेघा रेवा से कहती है, मिस रावत थोड़ी देर पहले आपने अवनी से कहा कि यह स्टोर और डिजाइनिंग स्टूडियो आपका है। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ की ओनर है? उद्धरण चिन्ह। उसके बाद सुनकर रेवा हाँ मैं अपनी गर्दन हिलती है और फिर उन तीनों से कहती है, पहले तो आप तीनों मुझे मिस रावत कहना बंद करो। मेरा नाम रेवा है। अगर आप लोग मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ ये डिजाइनिंग स्टूडियो और स्टोर मेरा ही है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 45। रेवा के बात सुनकर वह तीनों लड़कियों को फिर से एक झटका लगता है। तभी काव्य उसे कहती है, इसका मतलब ये कृष्णकला फैशन ब्रांड आपका है? हमें तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। रेवा उनसे कहती है, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अवनी को आउटफिट पहनने में और मेकअप करने में टाइम लगेगा। अगर आप लोग तब तक स्टोर में घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं और रेस्टिंग एरिया में वेट करना चाहते हैं तो तब वह भी कर सकते हैं। उसकी बात सुन सोनल उससे कहती है, रेवा तुम अवनी को किस तरह की जॉब दे रही हो? ये कहते हुए उसकी नज़र रीवा के पीछे लगे सेटअप पर होती है, जो किसी फोटो शूट के लिए रेडी किया गया था। वह उसे देखते हुए ये सब कह रही थी। रेवा भी सोनल की नज़रों का पीछा करती है और फिर उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम जो सोच रही हो वह सही है। दरअसल आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटोशूट होने वाला था, पर उसके लिए जो मॉडल आने वाले थे उन्होंने एंड टाइम पर आने से मना कर दिया। इसलिए मैंने उनकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया और उनमें से एक अवनी भी है। रेवा की बात सुन वह तीनों थोड़ा सा शॉक हो जाती है, पर ज्यादा कुछ नहीं कहती। तभी मेघा उससे कहती है, क्या आप अवनी को अपने ब्रांड के लिए मॉडलिंग करवाना चाहती है? ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो अवनी की लाइफ ही बन जाएगी। फिर वह थोड़ा रुककर दोबारा से कहती है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वह कौन बेवकूफ मॉडल होगी जिसने कृष्णकला जैसे फेमस ब्रांड की मॉडलिंग को ठुकरा दिया। मैं उसकी जगह होती तो भगवान के सामने 100 बार माथा टेकती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। तभी काव्य कहती है, रेवा हम अवनी का फोटो शूट देखना चाहते हैं, तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। रेवा उसकी बात सुन कहती है, हाँ तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, पर अवनी को रेडी होने में आधा या 1 घंटा लग जाएगा, तो मेरे ख्याल से तब तक तुम लोगों को टेस्टिंग एरिया में वेट कर लेना चाहिए। वह तीनों भी रेवा की बात सुनकर उससे सहमत हो जाती है। रेवा उन्हें रेस्टिंग एरिया की तरफ ले जाने लगती है। तभी सोनल रेवा से कहती है, वैसे रेवा अवनी के साथ और किस किस का फोटो शूट होने वाला है? रेवा सोनल की बात सुनकर उससे कहती है, दरअसल अवनी फीमेल मॉडल है और उसके साथ जो मेल मॉडल है उन्हें भी तुम लोग शायद जानते हो।
वह हमारे ही कॉलेज से मोहित और वैभव। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन वह तीनों फिर से शॉक हो जाती है। रेवा उनसे कहती है, इतने शॉकंड एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग चलो, जब फोटोशूट स्टार्ट हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। और वह उन्हें रेस्टिंग एरिया में लेकर जाती है। जब वह चारों रेस्टिंग एरिया में पहुंचती है तो वहीं पर एक सोफे पर अर्थ और चिराग बैठे हुए थे। चिराग अपने फोन में गेम खेल रहा था और अर्थ एक मैगजीन पढ़ रहा था। उनके आते हैं वह अपना चेहरा उठाकर देखते हैं तो सामने रेवा और उसके साथ 3 लड़कियों को देखते हैं। रेवा उनसे कहती है, भाई आप लोग यहाँ पर बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? उसकी बात सुनकर अर्थ कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम्हारा फोटोशूट कब तक कंप्लीट होगा? अर्थ की बात सुन रेवा कहती है, मैंने फीमेल मॉडल भी ढूंढ ली है। अब सिर्फ उसके रेडी होने के बाद हम फोटोशूट स्टार्ट कर देंगे। वैसे यह उनकी दोस्त है और जो फीमेल मॉडल है ना, वह मेरे ही क्लासमेट भी है। मुझे वह यहाँ मॉल में दिख गई थी तो मैं उसे यहाँ ले आई। वैसे वह बहुत खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन चिराग कहता है, अगर तुमने ढूंढी है तो अब कोर्स खूबसूरत ही होगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। फिर रेवा उन तीनों लड़कियों की तरफ देखकर कहती है, भाई ये तीनों भी मेरी क्लासमेट्स ही है। फिर रेवा उनकी तरफ मुड़कर पूछती है, तुम लोगों का नाम मुझे पता नहीं है। तब सोनल और मेघा और काव्य को याद आता है कि उसने तो अपना नाम रेवा को बताया ही नहीं है। तभी सोनम सामने आकर कहती है, मेरा नाम सोनम है, ये काव्य और यह मेघा है। वह उन दोनों की तरफ बारी बारी से इशारा करके कहती हैं। तभी चिराग उन्हें कहता है, वेलकम, तुम लोग भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। क्या जो फीमेल मॉडल है वह तुम लोगों की फ्रेंड है? तो उसके बाद सुनकर सोनल, काव्य और मेघा तीनों हमें अपना सर हिला देते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वह तीनों भी अर्थ और चिराग को अच्छे से जानते थे। बिकॉज अर्थ, चिराग, वैभव और मोहित कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़कों का ग्रुप था। और रेवा के साथ में इंसिडेंट के उन्हें रेवा से यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह अर्थ और उसके फ्रेंड्स को कैसे जानती है। रेवा उन्हें वहां बैठा देती है और कहती है, वैसे तुम लोग अभी भी यहीं पर वेट करना चाहते हो? क्या तुम लोग मेरा स्टोर देखना नहीं चाहते? अगर तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदना भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे सकती हूँ। रेवा की बात सुन सोनल, मेघा और काव्य तो नामे अपना सर हिला देती है। काव्य रेवा की बात सुन रहती है, हम लोग यहाँ वेट कर लेंगे। उसके बाद सुनकर रेवा जाते हुए कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक भिजवा देता हूँ। इतना कहकर रेवा वहां से चली जाती है और उन सब के लिए किसी के हाथों स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स भिजवा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉल में रूपाली और रुत्वी अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी निधि की नज़र फिफ्थ फ्लोर के कॉरिडोर पर चली जाती है, जहां रुद्राक्ष मही को अपनी गोद में लिए चल रहा था। रुद्राक्ष को देख निधि अपनी उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा करके रूपाली से कहती है, रूपाली, क्या वह रुद्राक्ष और मही है? पर वह दोनों फिफ्थ फ्लोर पर किया कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुन बाकी सब उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ निधि ने इशारा किया था। वह लोग भी रुद्राक्ष को और मही को वहां देखकर चौंक जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, रूपाली, जहां तक मैंने सुना है इस माल के 5th फ्लोर पर तो कृष्ण कला का स्टोर और स्टूडियो है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रूपाली हमें अपना सर हिला देती है और कहती है, हाँ, वहां तो कृष्ण कला का स्टोर है, पर रुद्राक्ष मही के साथ वहां क्या कर रहा है? उसकी बात सुन रुत्वी कहती है, हो सकता है उसे यह पता ना हो कि वह कितना बड़ा फैशन ब्रांड है और वह वहां गलती से चला गया हो। उद्धरण चिन्ह। रुत्वी की बात सुन रुत्वी की एक फ्रेंड रीना, जिसका हाथ रेवा ने मरोड़ा था, वह अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, हाँ, वह गलती से ही वहां चला गया होगा, उसे क्या ही पता होगा फैशन और ब्रांड के बारे में। फिर वह रुत्वी की तरफ देखकर कहती है, रुत्वी, शायद हम लोगों को उसके पास जाकर उसे नीचे ले आना चाहिए, क्या पता वह वहां जाकर कोई गड़बड़ कर दे। उद्धरण चिन्ह। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर रुत्वी भी हमें अपना सर हिला देती है और फिर वह रूपाली से कहती है, रूपाली, चलो ना, हम भी चलते हैं। वैसे भी हमें यहाँ पार्टी के लिए एक भी आउटफिट पसंद नहीं आए हैं, तो क्यों ना हम वहीं से अपने लिए कुछ खरीद ले। वैसे भी मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना न्यू डिजाइन्स लॉन्च किए हैं, शायद हमें वहां से कुछ अच्छा मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। रुत्वी की बात सुन रूपाली भी हमें सर हिलाती है और फिर सब 5th फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।